नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजनीति विज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डूंगर जांगीड़ आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, एसएससी सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से कुछ प्रश्न है जो कि हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किन उपबंधों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है? यानी कि किन उपबंधों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत और उसके साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। पहले देखते हैं कि संशोधन क्या है। संशोधन से तात्पर्य है हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर किस प्रकार बदलाव किया जाए। जो बदलाव करने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार से संशोधन हम करते हैं। जो 3 प्रकार के जो संशोधन है, इनमें एक संशोधन होता है साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के ये संशोधन करते हैं, जिनमें कि अपन देखते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा के अंदर परिवर्तन करना है, और उसके अलावा किसी राज्य को दूसरे राज्य में मर्ज करना है। ये सब जो संशोधन है, या किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, या किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन करना है, ये संबंधित जो भी परिवर्तन है ये सब साधारण विधेयक के द्वारा किए जाएंगे और उसे हम साधारण संशोधन कहते हैं, जो कि संविधान संशोधन के अंदर काउंट नहीं होते। एक प्रकार का ये संशोधन था। इसके अलावा जो 2 प्रकार के संशोधन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं, जिनमें 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है और दूसरा किया जाता है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति से। तो 3 प्रकार के संशोधन हो गए, एक तो साधारण संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों की अनुमति। तो इसमें जो प्रश्न में पूछा है कि किन संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, उसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया, इनके अलावा केंद्र व राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार, तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन, और नंबर 4 पे दे रखा है केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया, इसके अलावा केंद्र व राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार, और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन, और इनके अलावा केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। तो इसमें ये जो चारों ही ऑप्शन है ये भी विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति आवश्यक है, इसमें भी सेम प्रक्रिया है, और इस ऑप्शन में भी सेम प्रक्रिया और इसमें भी सेम प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। यानी कि ये 4 परिवर्तन है जिनके लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा कौन कौन से उपबंध है इससे जुड़े हुए, तो उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक, अगर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अलावा संसद में जो राज्यसभा में जो राज्यों की जो सीटें हैं उन सीटों में परिवर्तन करना है। जैसे कि राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं, उन सीटों को बढ़ा करके 10 से 12 करना है या 15 करना है, तो उसके लिए भी आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अलावा वस्तु व सेवा कर परिषद जीएसटी परिषद जो है उसमें संशोधन करना है, तो उसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। और इनके अलावा एक और है जो आर्टिकल 368 जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, वो खुद 368 के अंदर अगर आपको संशोधन करना है तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तो ये प्रश्न हो गया पहला, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी सही है।
केंद्र व राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन, ये भी सही है। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। ये सब विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति इनमें आवश्यक है। और भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, दूसरा और तीसरा जो कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं, जो कि संविधान संशोधन काउंट किए जाते हैं। जो भी संशोधन आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं वह सभी संविधान संशोधन काउंट किए जाते हैं। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत हुए। आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत जो भी संशोधन होता है उसे काउंट किया जाता है। तो ये अब तक हो चुके हैं 106। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी व डी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किन स्थितियों में संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि किन स्थिति में संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि संसद किस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं? 3 प्रकार की सूची है, केंद्रीय संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और केंद्र सरकार का मतलब है संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो किन परिस्थितियों में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो उनमें पहला ऑप्शन दे रखा, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के विषय पर पहल करने पर। यानी कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा का विशेष अधिकार है कि वह राज्य सूची का कोई विषय है जो कि केंद्रीय महत्व का या राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उसके ऊपर संसद को राज्यसभा ये शक्ति प्रदान करती है कि आप राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अधिकार देती है संसद को और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। और ऐसे कानून की जो वैधता होती है वो होती है 1 साल तक। और ये जो राज्य सभा के द्वारा जो राज्य सूची के विषय पर पहल करने की जो अनुमति दी जाती है, जो कानून बनाने की, वो विशेष बहुमत यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा ये शक्ति प्रदान की जाती है संसद को। ऑप्शन 2, आर्टिकल 353 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल आपको ज्ञात है कि आर्टिकल 352 के तहत लगता है 3 आधार पे, और उसी आधार पे आपातकाल लगने के दौरान आर्टिकल 353 संसद को यह अधिकार देता है कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ये भी सही है। ऑप्शन सी 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन अपने ज्ञात है कि आर्टिकल 356 के तहत लगता है, और इस 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें संबंधित राज्य की जो विधायी शक्ति है वो संसद के पास आ जाती है और संसद उन राज्य से संबंधित जो भी कानून है वो संसद बनाती है। और ये जो बनाने का जो संसद को अधिकार मिलता है वो आर्टिकल 357 के तहत मिलता है, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, आर्टिकल 252, जब 2 या अधिक राज्य अनुमोदन करे, जब संसद के सामने 2 या 2 से अधिक राज्य आके अनुमोदन करे कि ये जो विषय है, मान लिया कि वन से संबंधित विषय या शिक्षा से संबंधित जो भी विषय है जिस पर कि हम कानून बनाने में असमर्थ है और हम चाहते हैं कि संसद हमें कानून बनाकर दे, अगर ऐसा अनुरोध राज्य सरकार करती है, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार संसद के सामने अनुरोध करती है, तो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 ये कहता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया जाता है जो कि राज्य सूची के विषय से संबंधित है,
तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार भी किसको हो जाएगा? संसद को प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के जो अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है। नंबर 1 249, नंबर 2 353, 357, 252 और 253, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित है। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, बी, सी व डी। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन छांटिए। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित होने पर जनप्रतिनिधि को 10 दिन के भीतर बताना होता है कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है अथवा लोकसभा की सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी। इस कथन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि संसद के जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से कोई जनप्रतिनिधि अगर दोनों जगहों से चुनाव जीत लेता है तो उसे 10 दिन के भीतर ये बताना होता है कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है। दोनों में से एक सदन को सेलेक्ट करना है। 2 सदन से आप जीत रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा से, देन यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको किस सदन का सदस्य रहना है। अगर आप दोनों में से किसी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो लोकसभा की सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी। क्या ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक एकदम सही है, लेकिन आगे अथवा लोकसभा की सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी, ये गलत है। यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा की सीट स्वतः रिक्त हो जाती है। तो ये लोकसभा यहाँ पे गलत है, इतना ध्यान रखना है। जब कोई सदस्य 2 सदनों से सदस्य चुनाव निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर बताना होता है कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है, और अगर ऐसा नहीं करने पर उसके राज्यसभा की जो सीट है वो स्वतः रिक्त हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन असत्य कथन छांटिए, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन बी, किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य बनता है तो पहले सदन की सीट रिक्त हो जाती है। किसी एक सदन का सदस्य, जैसे कि एक कोई जनप्रतिनिधि है जो पहले राज्यसभा में इलेक्टेड थे यानी कि चयनित थे, और फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा के चुनाव में जीत जाते हैं, तो राज्यसभा की जो सीट है वो उनकी स्वतः रिक्त हो जाएगी। और कोई कैंडिडेट अगर लोकसभा में पहले से चयनित है और राज्यसभा से उसने वापस चुनाव लड़ा है तो लोकसभा की जो पहले की जो सीट है वो उनकी स्वतः रिक्त हो जाएगी, यानी कि ये कथन सही है। किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य बनता है तो पहले सदन की सीट रिक्त हो जाती, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये गलत है। सी, लोकसभा की 2 सीटों पर निर्वाचन होने पर 14 दिनों के भीतर एक सीट छोड़नी होती है अथवा एक सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी। अगर मान लो कोई सांसद है जिसने 2 जगहों से लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, लोकसभा की बात हो रही, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा में 2 जगहों पर उसने चुनाव लड़े और 2 जगहों के पर चुनाव लड़ने पर उसने 2 जगहों पर चुनाव जीत लिए, तो उसे 14 दिन के भीतर 14 दिन के भीतर एक सीट उनको खाली करनी पड़ती है और एक सीट पर वह सांसद रह सकता है। अगर 14 दिन के भीतर वह एक सीट भी खाली नहीं करता है तो एक सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी, ये गलत है। एक सीट स्वतः रिक्त नहीं हो जाएगी बल्कि दोनों ही सीट आपकी रिक्त मानी जाएगी। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है जो कि 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है अभी, और दोनों में से अगर उसने एक भी सीट 14 दिन के भीतर नहीं छोड़ी है तो दोनों सीटों पर उसकी सीट है वो रिक्त मानी जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए भी असत्य है और ऑप्शन सी भी असत्य है। इसमें ऑप्शन ये ऑप्शन में और लिख देना और ये कर देना, केवल ए व सी दोनों असत्य है। इसमें ये आ जाएगा लोकसभा की जगह राज्यसभा कर देना है और इसमें एक सीट की जगह दोनों सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी। दोनों सीट रिक्त, अगर 14 दिन के अंदर नहीं बताया तो दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। ये ऑप्शन ए सही है, केवल ए व सी ये दोनों गलत है।
असत्य का ही पूछा है, सत्य केवल बी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के कार्य निम्न में से हैं, यानी कि चुनाव आयोग के कार्य पूछ रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग का विवरण है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग का विवरण है, जिसमें 324 में संरचना का उल्लेख है और 326 के अंदर हम जो वयस्क मताधिकार है उनका उल्लेख किया गया, यानी कि 18 वर्ष से जो भी ऊपर आयु का जो नागरिक है भारत का वह वोट दे सकता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 326 में है। तो यह सब चुनाव आयोग से संबंधित है। 324 से 329 जो आर्टिकल है वो सब चुनाव आयोग से संबंधित है। अब इनमें पूछे चुनाव आयोग के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं। तो पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडल में चुनाव करवाना। तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति के भी चुनाव करता है, सही है, उपराष्ट्रपति के भी करता है, संसद के दोनों सदनों के चुनाव करवाता है, विधानमंडल के दोनों सदनों के भी चुनाव करवाता है, यानी कि यह कार्य एकदम सही है। स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उनके चुनाव करवाता है, न कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर्टिकल 243 के तहत स्थानीय निकाय के चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडल के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग का कार्य पूछा है तो उसमें यह शामिल नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी गलत। मतदाता सूची तैयार करना बिल्कुल सही है। संसद और ये राज्य विधानमंडल के चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों का तैयार किया जाता है, उनका नवीनीकरण किया जाता है। चुनाव हेतु आचार संहिता निर्मित करवाना, ये भी सही कार्य है। इनके अलावा तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ए सी डी ऑप्शन 3 ये सही है। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, और जिसका उल्लेख है आर्टिकल 243 के तहत। इनके अलावा और चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य है वो देख लेते हैं। इनके अलावा चुनाव आयोग मुख्य काम करता है परिसीमन का। परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन यानी कि चुनाव क्षेत्रों का चयन करता है कि किस चुनाव क्षेत्र से कितने सदस्य चुनाव कहाँ पे कितने जनसंख्या पे सदस्य खड़े करने हैं, यहाँ क्या एरिया होगा, उसका एरिया के आधार पे ये होता है परिसीमन। और इनके अलावा जो चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उन विवाद के निपटारे हेतु चुनाव आयुक्त की चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो कि चुनाव से संबंधित है विवादों को निपटाता है। इनके अलावा जो राजनीतिक दल है उनको राष्ट्रीय दल का, राज्य दल का दर्जा देने का काम भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा जो चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है वो भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा जो चुनाव से संबंधित कार्यक्रम घोषित करना वो भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो दो दलों के मध्य यदि चुनाव चिन्ह से संबंधित लेकर कोई विवाद है तो उन विवाद का निपटारा भी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को दोनों को एक बाध्यकारी सलाह देता है। किससे संबंधित? तो संसद, राष्ट्रपति को सलाह देता है संसद के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में, और राज्यपाल को सलाह देता है विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के बारे में। आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। और आर्टिकल 192 के तहत यह राज्यपाल को सलाह देता है। राष्ट्रपति को यदि संसद के जो सदस्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो उनकी निर्योग्यता के संबंध में
यहाँ जो चुनाव लड़े और जो व्यक्ति सही नहीं है उनको हटाने के संदर्भ में आर्टिकल 103 के तहत ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। और सेम प्रक्रिया विधानमंडल के संबंध में 192 के तहत ये राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल इनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये काम हो गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल और संसद के सदस्यों का चुनाव करवाना। स्थानीय निकाय के चुनाव ये नहीं करवाता है। मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव हेतु आचार संहिता निर्मित करना, परिसीमन करना, चुनाव से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको घोषित करना, इनके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और इनके अलावा चुनाव चिन्ह जारी करना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को बाध्यकारी सलाह देना, ये सब कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग के। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उन अनुच्छेदों का चयन कीजिए उन अनुच्छेदों का चयन कीजिए जो राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करते हैं, यानी कि राज्यसभा को एक अलग भूमिका में लेके जाते हैं, लोकसभा से अलग उनको विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। तो उन कौन कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्रदान है? आर्टिकल 326 और 249। 326 हमने पढ़ा था अभी, किनसे संबंधित है? तो वयस्क मताधिकार से संबंधित है, यानी कि वयस्क मताधिकार का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यह आर्टिकल गलत है। आर्टिकल 312 है और 269 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। 326 ये वापस आ गया, ये भी सही नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिकल बचे 249 व 312, ये ऑप्शन सही है। अभी हमने देखा था 249 में हमने देखा था कि राज्यसभा के पास राज्य सूची के विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो गया है उस पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, जो अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से संसद को यह अधिकार देती है कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इसी के तहत आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत है, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को यह अधिकार देती है कि आप नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 312 किससे है? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। और 249 है राज्य सूची के विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा संसद को प्रदान करती है। और 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का अगर गठन करना है तो उसके लिए पहल कौन करेगी? राज्यसभा। तो ये दोनों आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, जो राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है जो कि मैं फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से लेके आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन प्रश्न में 5% के साथ साथ हमने बहुत सारी जानकारी अभी साथ में ली है, तो इन प्रश्नों को आप सेव करके रखें। इनके अलावा आगे के और प्रश्न हम लेके आ रहे हैं जल्दी आपके सामने, तब तक देखते रहिए इनको। धन्यवाद।